डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ बीपीएससी 105 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे और आप आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स पा सकते हैं यहाँ पे। और अपने साल भर में कुछ भी ना पढ़ो फिर भी इतना क्वेश्चन को अगर करके जाते हैं तो अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और मेरे जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इनके होते हैं, इसका अलग से भी वीडियो बनाया गया है, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना के जाइएगा और मैं सजेस्ट करता हूँ कम से कम 2 साल के प्रीवियस क्वेश्चन बना लीजिएगा। 2 साल के कौन-कौन मान के चलो, अभी चल रहा है 2025, ठीक है? तो 2024 और 2023 का क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है? बाकी ये जो मैं मोस्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन्हें भी देख कर जाना है। और आप चैनल में न्यू हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार और भी बताना है कि आप लोग कहाँ-कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, जरूर बताना। लाइक भी कर दीजिएगा। आपका जो टाइटल है स्टूडेंट, देखिए, तुलनात्मक सरकार और राजनीति का परिचय। तुलनात्मक मतलब कंपैरिजन, है ना? कंपेयर करते हैं हम लोग इसमें सरकार का। तो कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सरकार कैसा है, नहीं है ना, कहाँ का सरकार कैसा काम करता है। तो जब तुलना करेंगे सरकार का, तो ये कोई एक देश का बात नहीं होगा, ये अलग अलग देशों के बीच का बात होगा, है ना? तो अलग अलग देशों से कंपेयर करेंगे सरकार का। तो तुलना कर रहे हैं और राजनीति का परिचय दे रहे हैं, इसमें राजनीति के बारे में समझा रहे हैं इसमें, ठीक है? और इसी का है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आप दिसंबर 25 में एग्जाम दे रहे हैं या जून 26 में देने वाले हैं, दोनों के आप दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तुलनात्मक राजनीति समझ में आ रहा है? क्या कह रहा है? तुलनात्मक राजनीति के लिए, है ना? तुलनात्मक राजनीति का अगर अध्ययन करना है, उनके लिए महत्वपूर्ण कौन-कौन सी विधि है? अगर तुलना करना हो राजनीति का, तो कौन-कौन सा महत्वपूर्ण चीज होंगे, विधि होंगे, तो ये देखना है। देखिए, जब हम तुलना करेंगे, तो देखिए ध्यान से, तुलनात्मक राजनीति में अलग-अलग देशों की राजनीतिक प्रणालियों, सरकारों, दल व्यवस्थाओं और नागरिकों के व्यवहार की तुलना की जाती है। तो देखिए, तुलनात्मक राजनीति में आप देखिए, मैंने बोला ना कि जब भी तुलना किया जाएगा, तो अलग-अलग देशों के बारे में होगा। अलग-अलग देशों के साथ क्या किया जाएगा? तुलना किया जाएगा। ठीक है? तो ये कंफर्म हो गया आपका कि इसमें जो हम करेंगे, 2 देश, 3 देश, अलग-अलग देशों को आपस में क्या करेंगे? मिला के तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, है ना? उनके राजनीति को। इसे समझने के लिए कई महत्वपूर्ण विधियों का उपयोग होता है, जैसे कि ऐतिहासिक विधि। तो इसमें किसी देश की राजनीति को उसके इतिहास, क्रांतियों, युद्धों और संविधान निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर समझाती है। ठीक है? और यह बताती है कि वर्तमान व्यवस्था कैसी बनी, है ना? वर्तमान जो व्यवस्था है वहाँ कैसी बनी। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐतिहासिक विधि से कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं राजनीति का। दूसरा है वर्णनात्मक विधि से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं। तो इसमें देशों की राजनीतिक संस्थाओं, जैसे कि संसद, न्यायालय, कार्यपालिका, चुनाव प्रणाली, इन सबको क्या करेंगे? देख कर तुलना लगाएंगे, का सरल और स्पष्ट विवरण देखेंगे और इनसे तुलना लगाएंगे। देन आपका आता है विश्लेषणात्मक विधि। इसमें इस राजनीतिक घटनाओं के कारणों और परिणामों पर ध्यान देती है। ये विश्लेषणात्मक विधि क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं, ठीक है? तो ये राजनीतिक घटनाओं के कारणों और परिणामों पर क्या करती है? ध्यान देती है और यह समझाती है कि अलग-अलग देशों में नीतियाँ क्यों भिन्न है, क्यों अलग-अलग है, ठीक है? ये आपका लास्ट आता है सांख्यिकी विधि। तो सॉरी, सांख्यिकी विधि लास्ट नहीं है, सांख्यिकी विधि। तो सांख्यिकी विधि में क्या होता है? आंकड़े को, है ना? आंकड़े, सांख्यिकी नाम सुन के पता चलता है ना इसमें मैथमेटिक्स कोई बात होगा। तो सांख्यिकी में आंकड़ों, सर्वे, मतदाता पैटर्न और डेटा को देखते हैं। इसी के आधार पर क्या किया जाता है? तुलना किया जाता है ना? तुलना अधिक वैज्ञानिक हो जाती है। इसी से हम लोग क्या तुलना करते हैं। उसके बाद आता है आपका व्यवहारवादी व्यवहारवादी विधि। तो इनमें क्या करते हैं? इन नागरिकों, राजनीतिक दलों, नेताओं और समूहों के वास्तविक व्यवहार का इसमें क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, जिसे देखकर राजनीति की प्रक्रिया राजनीतिक की प्रक्रिया क्या की जाती है? गहराई से समझी जाती है। उसके बाद आपका क्या? संरचनात्मक कार्यात्मक विधि। तो यह देखती है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में कौन सी संरचनाएं और वे
क्या कार्य करती है, इन सभी कार्यों का उपयोग करके तुलनात्मक राजनीति विश्व की अलग-अलग राजनीति व्यवस्थाओं को बेहतर वस्तुनिष्ठ और विस्तार से समझने में मदद करती है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर होता है। स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है प्रणाली दृष्टिकोण। किसकी? प्रणाली दृष्टिकोण की उत्पत्ति और ऐतिहासिक संदर्भ का क्या कीजिए पता लगाइए। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन को ध्यान से आपको समझना होगा। तो सबसे पहली बात है प्रणाली दृष्टिकोण क्या है। इसी की उत्पत्ति के दौरान ऐतिहासिक संदर्भ का करना पता लगाना है। देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं, आंसर समझिए, राजनीति के अध्ययन में प्रणाली जो दृष्टिकोण है, इनकी उत्पत्ति 20वीं शताब्दी में के मध्य मानी जाती है। तो राजनीतिक के संबंध में, राजनीति के अध्ययन में, है ना, पॉलिटिकल साइंस में अगर बात किया जाए, पॉलिटिकल एजुकेशन की अगर बात किया जाए, तो इनमें क्या है कि प्रणाली जो दृष्टिकोण है, इनकी जो उत्पत्ति हुई थी, आपको याद रखना है 20वीं सदी के मध्य में हो गई थी। इसका विकास जो हुआ था मुख्य रूप से जीव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की उन अवधारणाओं से हुआ जिन्हें समाज को एक ऐसी प्रणाली के रूप में देखा जो कई भागों से मिलकर बनती है। 1950 के दशक में अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक डेविड स्टर्न ने इस दृष्टिकोण को राजनीति विज्ञान में स्पष्ट रूप से लागू किया। तो ये इसमें डेविड स्टर्न है ना, तो जो प्रणाली की बात करते हैं हम लोग, प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली, शासन प्रणाली, तो डेविड स्टर्न ने इस दृष्टिकोण को स्पष्ट किया, बात किया इन्होंने, ठीक है, इस पर चर्चा किया। तो उस समय विश्व में क्या हो रहे थे, शीत युद्ध चल रहा था। कौन सा युद्ध? शीत युद्ध। तो ऐसे, तो इसमें नव राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र उभर रहे थे, शासन प्रणालियां तेजी से बदल रही थी और राजनीतिक स्थिरता को समझने की आवश्यकता बढ़ रही थी। पारंपरिक विधियां इन जटिल परिवर्तनों को समझने में पर्याप्त नहीं थी। इसलिए स्टर्न ने राजनीति को एक इनपुट और आउटपुट प्रक्रिया के रूप में, किसके रूप में? इनपुट। राजनीति को स्टर्न ने जो समझाया, राजनीति को एक इनपुट और आउटपुट की प्रक्रिया के रूप में समझाया। जहाँ की जैसे इनपुट की अगर बात करें, आउटपुट की बात करें, तो इनपुट का मतलब कहा कि समाज की मांगे और समर्थन, और आउटपुट का मतलब कहा सरकारी नीतियां। मतलब सरकारी जो नीतियां हैं, सरकारी जो योजना बनाएंगे, वो आउटपुट होगा, और समाज की जो मांगे होंगे और समर्थन होगा, वो इनपुट होगा। ये क्या कहा? कौन कहा? स्टर्न ने कहा। इस दृष्टिकोण इस दृष्टिकोण ने राजनीति को एक गतिशील, पारस्परिक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में देखने का अवसर दिया। इसके ऐतिहासिक संदर्भ में आधुनिक राज्य की जटिलता, वैश्विक परिवर्तन, औद्योगिकीकरण और नई राजनीतिक समस्याएं शामिल थी, जिनके कारण प्रणाली दृष्टिकोण एक प्रभावी और वैज्ञानिक तरीका मानने जाने लगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है संसदीय सर्वोच्चता क्या है? जो संसद है, ये संसदीय सर्वोच्चता क्या है, इसके बारे में बताना है, विस्तृत विवरण करना है। संसदीय सर्वोच्चता ऐसी सिद्धांत है जिसमें राज्य की सर्वोच्च और अंतिम शक्ति संसद के हाथ में होती है। तो संसदीय सर्वोच्चता क्या है? एक सिद्धांत है जिसमें राज्य की जो सर्वोच्च यानी सभी और अंतिम जो शक्ति है वो संसद के हाथ में होता है। इसका अर्थ है कि संसद कानून बनाने, बदलने और समाप्त करने की सबसे उच्च संस्था मानी जाती है। किसी भी अन्य संस्था जैसे कि न्यायपालिका, कार्यपालिका या फिर यहाँ तक कि संविधान की जो शक्ति है संसद से ऊपर नहीं होती। यह सिद्धांत मुख्य रूप से ब्रिटेन की राजनीति व्यवस्था में विकसित हुआ, जहां संसद को सर्वोच्च विधायी निकाय माना जाता है और उसके बिन बनाए हुए कानूनों को कोई चुनौती नहीं दे सकता। यानी कि संसद जो कानून बना देंगे वो कोई भी टाल नहीं सकता। संसदीय सर्वोच्चता के अंतर्गत संसद को यह अधिकार होता है कि वो देश के शासन से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। संसद को क्या पावर होता है? संसद इसलिए सर्वोच्चता है भाई, आप देखो संसद की क्या क्या पावर है कि वो कोई भी कानून बना सकते हैं, ठीक है, और वो जो भी कानून बनाएगा वो सभी को मानना होगा।
न्यायालय संसद के बनाए कानूनों को अवैध या संवैधानिक घोषित नहीं कर सकते। तो न्यायालय जो है न्यायालय जो है जहाँ पे ये किया जाता है ना, किसी को ये दिया जाता है सच वकील सब जहाँ सजा वकील सब क्या करते हैं जहाँ पे वकील लोग जाते आते हैं है ना, जहाँ न्याय होता है, आपको पता है न्यायालय। तो वहां पे जो भी हो, ये उन कानून को नहीं बदल सकते, वो गलत नहीं बना सकते, ठीक है। जो कानून है, जो संसदीय द्वारा बनाया गया कानून है, उसको पालन करना ही पड़ेगा। इसे कोई भी चाहे वकील हो, लॉयर हो, कोई भी हो, ठीक है। तो ये मानना ही पड़ेगा। तो ये कह रहा है, न्यायालय संसद के बनाए गए कानून को अवैध या असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, कार्यपालिका भी संसद के प्रति उत्तरदायी, कार्यपालिका भी क्या संसद के प्रति क्या रहते हैं, उत्तरदायी रहते हैं ना, उन्हें भी जवाब देना पड़ता है कार्यपालिका को, कार्यपालिका को भी जवाब देना पड़ता है संसद को, ठीक है। और देखिए आगे, क्योंकि मंत्रिमंडल संसद के विश्वास पर आधारित होता है, इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बनाई गई संस्था यानी संसद राज्य की अंतिम निर्णयकर्ता बने और लोकतंत्र में जनता की इच्छा सर्वोच्च रहे। हालांकि आधुनिक समय में कई देशों में संवैधानिक सीमाएं भी लागू है, जैसे भारत, और भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है बल्कि संविधान सर्वोच्च है। तो यहाँ भारत जैसा देश में क्या है कि स्टूडेंट, यहाँ पर संसद सर्वोच्च नहीं है, यहाँ पे संविधान सर्वोच्च है, यानी संविधान जो कहेगा वो मानना होगा, है ना। संविधान में जो भी लिखा होगा वही सबको मानना होगा। फिर भी जहाँ यह सिद्धांत लागू है, वहाँ यह लोकतांत्रिक शासन की निरंतरता, जवाबदेही और अस्थिरता मजबूत करता है। तो अब आपको मैं थोड़ा सा ये समझा देना चाहता हूँ कि ये जो संसद संसद सुन रहे हैं, तो संसद में कौन होते हैं, संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये किसमें होता है, संसद में होता है। ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब किस में आते हैं भाई, ये सब संसद में ही आते हैं, संसद के रूप में ये सब, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विकासशील विश्व में राज्य की विशेषताओं की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। विकासशील विश्व में राज्य ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को कहा जाता है जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से प्रगति के चरण में हो। इन राज्यों की कुछ विशेष सामान्य विशेषताएं होती है। सबसे पहले इन देशों में आर्थिक विकास का स्तर कम होता है और कृषि पर अधिक निर्भरता रहती है। औद्योगिक ढांचा कमजोर होने के कारण सरकार को विकास कार्यक्रमों और योजनाओं में बड़ी भूमिका निभानी पड़ती है। दूसरी विशेषता दूसरी विशेषता यह है कि यहाँ राज्य का हस्तक्षेप अधिक होता है, सरकार सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गरीबी निवारण और उद्योगों के जो विकास हैं, उनमें सक्रिय रूप से भाग लेती है। तीसरी विशेषता राजनीतिक अस्थिरता और कमजोर लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं। कई देशों में दल प्रणाली विकसित नहीं होती है, जिसके कारण सत्ता परिवर्तन या प्रशासनिक कार्यों में क्या होती है, कठिनाई आती है। विकासशील राज्यों की एक अन्य विशेषता यह है सामाजिक विविधता और असमानता, जैसे जाति, वर्ग, धर्म, भाषा और क्षेत्रीय भेद। इससे सामाजिक तनाव और नीति निर्माण में जटिलता बढ़ जाती है। इन देशों को जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, प्रशासनिक अक्षमता और सीमित संसाधनों जैसी चुनौतियों का सामना करना भी पड़ सकता है। फिर भी विकासशील राज्य तेजी से परिवर्तनशील होते हैं, जहां सुधार, आधुनिकीकरण और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने की निरंतर कोशिश जारी रहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए राजनीति, अर्थव्यवस्था, दृष्टिकोण और इसकी प्रासंगिकता की जांच कीजिए। तो किसमें, क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में, है ना, किसके, तुलनात्मक राजनीति, कंपेरिजन के अनुसार, कंपेरिजन राजनीति, तुलना वाला के अध्ययन के लिए राजनीतिक अर्थव्यवस्था, है ना, क्या राजनीतिक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण को, तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था कैसा है, इसके बारे में ही आपको समझना है। तो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में ध्यान समझिए, राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण की बात करें तो यह वह तरीका है जिसमें राजनीति और अर्थव्यवस्था के आपसी संबंधों को साथ साथ समझा जाता है। यह दृष्टिकोण मानता है कि किसी भी देश की
राजनीति केवल संस्थाओं, नेताओं या फिर चुनाव से नहीं समझी जा सकती, बल्कि उसकी आर्थिक संरचना जैसे उत्पादन प्रणाली, शासन वितरण, धन का प्रवाह, वर्ग संबंध, राजनीतिक निर्णयों को गहराई से प्रभावित करते हैं। यह बताता है कि सत्ता, नीतियां, कानून और राजनीतिक स्थिरता आर्थिक हितों से कैसे जोड़ी जाती है। मार्क्सवादी, उदारवादी और मार्क्सवादी, उदारवादी और नव उदारवादी विचार इस दृष्टिकोण के प्रमुख आधार हैं। इस दृष्टिकोण की प्रासंगिकता बहुत अधिक है। आज दुनिया में आर्थिक असमानता, गरीबी, बेरोजगारी, वैश्वीकरण, व्यापार संबंध और विकास नीतियों सीधे राजनीति को क्या करती है, प्रभावित करती है। इसलिए तुलनात्मक राजनीति केवल संस्थागत तुलना करके ही पूरी नहीं हो जा सकती। इसे उससे यह भी देखना होता है कि विभिन्न देशों की आर्थिक नीतियां उनकी राजनीतिक प्रणालियों को कैसे बदलती है। उदाहरण के लिए विकासशील देशों में राज्य अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है, और जबकि विकसित देशों में बाजार की भूमिका अधिक होती है। इससे दोनों की राजनीति में अलग अलग परिणाम दिखाई देते हैं। राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण यह समझने में मदद करता है कि क्यों दो देशों में समान राजनीतिक संरचना होने के बावजूद उनकी नीतियां, लोकतांत्रिक गुणवत्ता और विकास का स्तर अलग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, समाजवादी राज्यों के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आने लगेगा, क्योंकि लैंग्वेज ऐसे लिखा है ना, आपको समझ पीडीएफ भी पीडीएफ देख के भी समझ में आ जाएगा। समाजवादी, ध्यान समझे, क्वेश्चन को फिर से समझिए। कह रहा समाजवादी राज्यों के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों, समाजवादी जो राज्य हैं इनके सामने आने वाले जो मुद्दे हैं, इनकी और चुनौतियां भी हैं, इनकी चुनौतियां और मुद्दे के बारे में आपको बताना है। तो समाजवादी राज्यों का लक्ष्य क्या है? समानता, वर्गहीन और सामाजिक न्याय स्थापित करना होता है, लेकिन व्यवहार में इनके सामने कई चुनौतियां आती है। सबसे बड़ी समस्या आर्थिक दक्षता की कमी है, क्योंकि राज्य के नियंत्रण में अर्थव्यवस्था होने से प्रतिस्पर्धा और नवाचार कम हो जाते हैं। इसके कारण उत्पादन धीमा पड़ता है और जनता की आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन हो जाता है। दूसरी चुनौती राजनीतिक केंद्रीकरण है। सत्ता अक्सर एक ही दल या नेतृत्व के हाथों में केंद्रित हो जाती है, जिससे लोकतांत्रिक भागीदारी और स्वतंत्रता कमजोर हो जाती है। कई समाजवादी राज्यों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है, जिससे जनता असंतोष व्यक्त नहीं कर पाती। इसके साथ ही व्यापक नौकरशाही, भ्रष्टाचार, संसाधनों का गलत वितरण और आर्थिक वैश्वीकरण की प्रतिस्पर्धा भी बड़े मुद्दे हैं। प्रतिस्पर्धा क्या है? बड़े मुद्दे हैं। इन चुनौतियों के कारण समाजवादी राज्यों को अपने आदर्श उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लागू करने में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है स्टूडेंट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, विकासशील देशों में राज्य के जो उदारवादी ये उदारवादी आपका एक सोच है, मार्क्सवादी आपका क्या एक सोच है। तो विकासशील देश जो है उनमें उदारवादी दृष्टिकोण और मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है, उनके बारे में आपको बताना है। तो देखिए स्टूडेंट, ये आप लोग जो पढ़ेंगे ऊपर में उदारवादी समझ है, इसे पढ़ लीजिएगा, उदारवादी समझ को पढ़ लीजिए। पहले उदारवादी का विचार समझिएगा, यहाँ तक है आपका, यहाँ तक। देखिए स्टूडेंट, वीडियो को रोक कर आप लोग क्या कीजिए, देख लीजिएगा। टाइम नहीं है, इसलिए मैं बोल नहीं पाऊंगा, ना ही समझा पाऊंगा, यहाँ पे टाइम नहीं है। दूसरा आपका आता है यहाँ पे मार्क्सवादी समझ, मार्क्सवादी विचार। तो इसे भी आप लोग वीडियो रोककर दोनों विचार को अलग अलग पढ़िए, समझिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 8 नंबर मैंने आपको दिया है, विश्व व्यवस्था विश्लेषण। टाइम की कमी है, इसलिए मैं आपको नहीं समझा नहीं रहा हूँ, ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। विश्व व्यापार विश्लेषण, तो ये आपका आंसर है, यहाँ पर देख लीजिए, ये वीडियो रोक कर देख लीजिएगा, आंसर बहुत अच्छा से लिखा है मैंने। और ये अगला है 9 नंबर, चीनी साम्यवादी दल की प्रकृति और विशेषताएं। तो स्टूडेंट्स, इसे ना रोक कर आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए क्या है। टाइम नहीं है, इसीलिए मैं नहीं समझा पा रहा हूँ। पीडीएफ जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। निर्भरता का विचार, अगला क्या है, निर्भरता का विचार। बाकी आप पढ़ लीजिएगा ये क्या है। इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो गया है। आप लोग इसे क्या कीजिए, अच्छा से देख लीजिए और जाइए टेलीग्राम में से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है।
और इस पीडीएफ में मैं आपको पासवर्ड देने लगा, इसमें वह पासवर्ड नहीं लगाया हूँ, विदाउट पासवर्ड है ये, ठीक है। ये पीडीएफ विदाउट पासवर्ड मैं दे रहा हूँ, ये पासवर्ड इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। आप पीडीएफ टेलीग्राम में जाइएगा, टेलीग्राम पीडीएफ आपको मिलेगा, खोजिएगा तो, और ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, एग्जाम दीजिए, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। मिलते नहीं तो चलो बाय। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल में बोलो प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।